एक्सरसाइज 5 का पार्ट 8 यानी आगे का मैं वीडियो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपका जीन विनिमय है, जो पीछे क्लास में आपने जीन विनिमय कैसे हो रहा है उसका एक वर्ड आया था, तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक को बता दूं। क्रॉसिंग ओवर, तो जीन के बारे में आप जानते कहा रहता है गुणसूत्र पर, तो कहा था विनिमय। विनिमय मतलब अदला बदली यानी एक्सचेंज जिसको आप कहते हैं। और अनुवांशिक पुनर्संयोजन ऑटोमेटिक है। जीन का जब अगर एक्सचेंज होगा तो उससे जो एक योजन बनेगा, संलयन करेगा, तो उससे जो पुनर्संयोजन कहलाएगा उसको अनुवांशिक पुनर्संयोजन कहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं जीन विनिमय क्या है। सिंपल से आप जान सकते हैं, गुणसूत्र पर स्थित जीनों का समूह, गुणसूत्र पर स्थित जीनों का समूह अपने समजात गुणसूत्र पर स्थित जीनों का समूह अपने समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ आदान प्रदान अदला बदली करने की क्रिया को जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यह क्रिया आगे चल के मैं क्रिया विधि भी समझाऊंगा। यह अर्धसूत्री प्रथम का प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन स्टेज एक होता है, उसमें स्टार्ट होता है पैकाइटिन स्टेज। इसको स्थूलपट हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पैकाइटिन स्टेज कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं अनुवांशिक पुनर्योजन। तो आप देख रहे हैं जीन विनिमय के फलस्वरूप क्या हुआ, जीनों का अदला बदली, जिससे क्या नया संयोजन बना। यानी इस प्रकार पुराने जीनों से बनने वाले नए संयोग को आनुवांशिक पुनर्संयोजन कहा जाता है। जो कि जनक से नहीं मिलता उसको आप कहेंगे अजनकीय, नॉन पेरेंटल। जब कैरेक्टर चेंज हो जाता है, दोनों का अलग अलग कैरेक्टर आया तो ऑटोमेटिक है कि जनक से नहीं अलग भिन्न हो जाएगा, तो उसी को अजनकीय संयोजन कहेंगे। यानी पुराने जीनों से बने नए संयोजन को आनुवांशिक पुनर्संयोजन कहा जाता है। इसी में एक साहब आए जिनका नाम था मॉर्गन, और इनका स्टूडेंट था स्टूडवेंट। ये दोनों मॉर्गन और स्टूडवेंट, इन दोनों ने मिलकर के हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस से पहले मैं बताऊं आपको सिंपल सा एक संरचना के बारे में आपको बताऊं। तो कहा था जीनों की जो पुनर्योजन की क्षमता होती है, पुनर्योजन की क्षमता, उसी को कहा था पुनर्योजन आवृत्ति। क्या कहा जाता है? पुनर्योजन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यानी पुनर्संयोजन क्षमता पुनर्योजन आवृत्ति कहलाती है। इसी को आधार बनाकर के मॉडर्न स्टूडेंट ने एक परिकल्पना दिया जिसमें कहा गया पुनर्योजन आवृत्ति जीनों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है। पुनर्योजन आवृत्ति जीनों के बीच की जीनों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है, जिसे मॉडर्न स्टूडेंट का हाइपोथेसिस परिकल्पना कहा गया। इसी आवृत्ति को मान करके, इसी आवृत्ति के आधार पर जीनों के बीच की दूरी को मानकर उसको माप निकालकर गुणसूत्र का मैप तैयार किया गया, मानचित्र, जिसको कहा जाता है पुनर्योजन माप कहता है, मानचित्र। लेकिन मैं आपको बताऊं और भी थोड़ा डिटेल्स जीन विनिमय में इसकी क्रिया विधि कैसे कैसे होती है उसको मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ। मैं आइए बात करूं जीन विनिमय की क्रिया विधि, जीन विनिमय कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ जीन विनिमय के लिए जीन यानी जीन का हाथ गुणसूत्र पर होते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है समझा जो जोड़े में होता है, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक जोड़ा दिखाया 1 और 2, यहाँ पर भी एक जोड़ा दिखाया 1 और 2। लेकिन दोनों में आप कॉमन चीज देख रहे होंगे, दोनों जो गुणसूत्र है दोनों एक संरचना से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसको भी आप सेंट्रोमियर कहेंगे, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये दोनों गुणसूत्र अलग होते हैं तो दोनों को मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान देखेंगे, समजात गुणसूत्र का ही मैं बता रहा हूँ। खास करके ये जो गुणसूत्र है जब अलग होता है सेंट्रोमियर से, तो आप देख रहे हो एक साथ आपको यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं, वहां पर भी 2 दिख रहे हैं। ये दोनों जो है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, एक जैसा है, दोनों एक एक जैसा, ये दोनों एक साथ सिस्टर, ये दोनों। लेकिन इन दोनों को आप अलग अलग देख रहे हैं, इसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। याद रहे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर यही मेन पॉइंट है। ये जो जीन विनिमय होता है सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होता, बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। उसको मैं दिखाता हूं कैसे होता है। जीन विनिमय की क्रिया विधि में समझा रहा था आपको मैंने बताया सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप जानते हैं समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र को मैं इंडिकेट किया जीन ABCD कोड किया, नीचे भी समजात गुणसूत्र एक समान, और उसके विपरीत जो है समजात उसका अलग अलग मैंने दिखाया। तो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड,
नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है, दोनों ब्लैक और ब्लू कलर से मैंने दिखा है, इन दोनों के बीच में जीन विनिमय आरंभ होती है कौन से पेकाइटिन स्टेज में। जैसे ही स्टेज शुरू होती है वहां दोनों के बीच में क्रॉस बड़े एक जगह दिखा है, जोड़ने की एक ही जगह हो सकता है एक या एक से अधिक स्थान पर ऐसा बने। ये क्रॉस जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं क्यासमा। कहा जाता है इस तरह से जैसे क्रॉसिंग होता है लक्षण का स्थानांतरण होता है, क्योंकि जीन का स्थानांतरण होता है। जो नया संयोजन बना उसको कहते हैं नॉन पैरेंटल, और जो पुराना वाला उसको पैरेंटल यानी जनकीय कहते हैं, और नॉन जनकीय यानी अजनकीय कहते हैं। इस तरह से जीन विनिमय क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है। जीन विनिमय का क्या महत्व है उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला चीज तो आप देख रहे हैं, जैसे लक्षण का स्थानांतरण हुआ तो नए गुणों का समावेश हुआ, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज आप कह सकते हैं जीन नए संयोग उत्पन्न होते हैं जीन के, और संतान में अपने जनक से भिन्नता आ जाती है। दूसरा चीज भिन्नता आई, विभिन्नता तो विकास की जननी यानी विकास का अवसर मिलता है। तीसरा चीज आप कहते हैं गुणसूत्र पर जीन का रेखीय क्रम, देखिए लिनियर स्ट्रक्चर रेखीय क्रम को साबित करता है। चौथा चीज आप कह सकते हैं यह गुणसूत्र पर खासकर देखा जाता है, गुणसूत्र का मानचित्र बनाया जा सकता है इसका उपयोग करके, और यह लैंगिक प्रजनन का घटक भी माना जाता है, जिससे जीवों में नए लक्षण का विकास होता है और जीव नए संतान की उत्पत्ति करता है। इस तरह से मैंने बताया एक छोटा सा चीज बार बार आया, जीन का स्थान इंग्लिश में कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा लोकस। लोकस क्या है आपसे कोई पूछता है, सिंपल कह सकते हैं गुणसूत्र का वह विशिष्ट स्थान जो जीन को प्रदर्शित करता है। दूसरे भाषा में गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन स्थित होता है उस स्थान को लोकस यानी जीन का स्थान कहा जाता है। आइए नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंग निर्धारण समझाऊं। आइए मैं बात कर रहा था लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। कहा था जीव विकास करता है, उसके विकासीय जो जीवन की विकासीय अवस्था होती है उस विकासीय अवस्था में लिंग प्रदर्शित करना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण करना, लिंग निर्धारण उच्च जंतु या उच्च पेड़ पौधे जो भी होते हैं उसमें गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। उसमें से एक गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण करता है। तो कौन कौन गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं उसको मैं बताता हूँ। जैसे एक गुणसूत्र आप कहते हैं कायिक गुणसूत्र, क्या नाम कहते हैं, कायिक गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इसी को इंग्लिश में एक और नाम दिया गया है ऑटोसोम्स, कभी पढ़ेंगे आप किताब में। इसके बारे में कहा किया जाता है, नाम है कायिक यानी कायिकी लक्षण या दैहिक लक्षण, यानी आप कह सकते हैं लिंग वाले लक्षण को छोड़ करके अन्य सभी बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, समजात होते हैं। नर और मादा दोनों में ये बराबर होते हैं संख्या में, इसमें अगुणित द्विगुणित नहीं बल्कि हर समय द्विगुणित ही याद रखेंगे। लेकिन दूसरा जो है उसको आप कहते हो लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को इंग्लिश में आप कहते हो सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं एलोसोम्स। यही वर्ड फेमस है एलोसोम्स। कहा जाता है इसके बारे में नाम से पता चल रहा है लिंग यानी ऐसा गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है उसको आप एलोसोम्स कहते हैं। यह नर और मादा में भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है। इसके बारे में कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स और एक वाई, दो तरह के होते हैं। कहा जाता है जब ये नर का यानी स्तनधारी में अगर देखा जाए तो नर को बोध करता है, ये दोनों इस तरह से नर को बोध करता है, जिसमें कि एक्स आकार में बड़ा होता है, वाई आकार में छोटा होता है। एक्स काय की खोज, एक्स बड़ी की खोज किया था हैंकिंग नामक वैज्ञानिक। कौन? हैंकिंग ने। सबसे पहले इसी ने बताया एक्स के बारे में, लेकिन वाई के बारे में स्टीवेन साहब ने बताया, स्टीवेन साहब ने इसके बारे में बताया। मादा में देखा जाता है एक समान समरूप एक्स गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से आप कहते हो लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इसका नाम भी लिंग गुणसूत्र रखा गया। मानव में कहा जाता है गुणसूत्र की संख्या अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं मानव में 23 जोड़े होते हैं, जिसको आप 46 भी बोलते हो नंबर से। लेकिन अगर आपको अरेंज किया जाए ऑटोसोम्स बोले कितना है इसमें, ऑटोसोम्स बोलेगा तब 22 जोड़े बोल सकते हैं, या इसी को आप 44 बोल सकते हैं। लेकिन जब एलोसोम्स की बारी आए, एलोसोम्स जब भी कहिए तो दो संख्या में कौन कौन, एक्स और वाई, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऑटोसोम्स 22 जोड़े अर्थात 44, एलोसोम्स की संख्या दो, मानव की मैंने बात की टोटल संख्या 46, जिसको आप 23 पेयर्स कहते हैं आप मानव में गुणसूत्र। आइए मैं बात करूं कि किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, तो गुणसूत्री लिंग निर्धारण का टॉपिक बनाकर मैं समझाता हूं किस तरह से होता है। तो गुणसूत्री ध्यान रखेंगे, इसलिए दिया
क्योंकि इसे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ही है जो लिंग का निर्धारण करता है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है, इसमें अलग अलग भाग करके मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज मैं बताऊंगा कि नर और मादा के रूप में सबसे पहला इसका ले रहा हूं नर विषम युग्मकता। ध्यान रखेंगे, नाम से पता चल रहा है नर यानी मेल, विषम अलग अलग युग्मक उत्पन्न करने वाले, यानी इसमें आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल हेटेरोगैमेटिक। आप इसका स्पष्ट नाम से पता चल रहा है कि पुरुष जो इसमें होगा यानी नर जो होगा वह विषम युग्मकी होगा, जिसमें कि अलग अलग युग्मक उत्पन्न होंगे, वह एक समान युग्मक उत्पत्ति नहीं करता। इसके अंतर्गत मैं अलग अलग करके टॉपिक करके बताता हूं। मैं बात कर रहा था नर विषम युग्मकता। यहाँ पर मैंने एक कोड किया है उसका टाइप का XX XY लिंग गुणसूत्र के द्वारा कैसे होता है। तो यह सबसे बड़ी चीज है, जितने भी मानव सहित स्तनधारी जितना भी है उनमें तो होगा ये पाया जाता है ये विधि। दूसरा से आपने नाम सुना होगा फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, या इसका बायोलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला कहा जाता है। इन सब में पाया जाता है इस तरह की विधि जिससे लिंग का निर्धारण होता है। कहा जाता है इस तरह के जीवों में नर, ध्यान रखेंगे, नर का जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है वह XY। कैसा होता है? XY। और ये विषम युग्मक है तो दो तरह के शुक्राणु बनाएंगे, एक X गुणसूत्र युक्त और एक Y गुणसूत्र युक्त, यानी दो तरह के इसमें युग्मक बना। लेकिन इनके मादा जो होते हैं वह सम युग्मकी होते हैं, यानी एक समान लिंग गुणसूत्र उसमें होते हैं। इनमें जितना भी अंडाणु बनेगा, अंडाणु का निर्माण जितना भी होगा सब एक X गुणसूत्र युक्त होगा और दूसरा नहीं होगा। अब रही बात, अगर नर का ये जो शुक्राणु बना ये किसके पास जाएगा निषेचन के लिए? अंडाणु के पास। जब ये X वाला इसके पास आएगा, जैसे ये वाला इसके पास आएगा, कॉम्बिनेशन ये बनेगा तो मादा संतति की उत्पत्ति होगी। लेकिन जैसे इसके साथ इसका बनेगा, इसका Y गुणसूत्र, अगर Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अगर अंडाणु के पास जाता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसको कहते हैं नर संतति की उत्पत्ति होगी। अर्थात इसके लिए कौन जिम्मेदार है? Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र किसका? शुक्राणु का। इसलिए इस तरह के लिंग निर्धारण में नर विषम युग्मकता पुरुष जिम्मेदार होता है और इसका शुक्राणु जो होता है वो जिम्मेदार होता है। इस तरह से मैं एक और बताऊं आपको किस तरह से होता है वो मैं नर विषम युग्मकता का बता रहा था मैं, उसमें एक विधि बताया XX XY, लेकिन दूसरा बता रहा हूँ XX XY। आप भी सोच रहे होंगे ये नया कहां से आ गया। एक्चुअली इसमें जो है इस तरह के लिंग निर्धारण की जो विधि होती है, तिलचट्टा, टिड्डा, खटमल, गोलकृमि, इन सब में पाया जाता है। इनके जो नर होते हैं, ध्यान रखेंगे, इनके जो नर होते हैं जिसको मेल आप सिंबल ऐसे देते हो, ये ऑटोसोम्स का, ऑटोसोम्स जोड़ा में होता है का गुणसूत्र, इसके साथ प्लस सिंबल दे करके X नॉट दिया। ये लिंग गुणसूत्र है जिसमें एक ही X होता है, दूसरा इसमें गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र नहीं होता, उसको जीरो यानी नॉट से सूचित किया जाता है। लेकिन इनकी जो मादा होती है जिसको आप फीमेल इंडिकेट करते हो, इसमें AA बराबर, लेकिन XX सब युग्मकी है। यहाँ भी देखेंगे नर और मादा, यहाँ का जो नर है ये दो तरह के युग्मक उत्पन्न करेंगे, A प्लस X, A प्लस नॉट, यानी एक X गुणसूत्र युक्त और एक शुक्राणु X गुणसूत्र रहित। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें भी दो अंडाणु आएगा, लेकिन सब एक समान आएगा, एक ही तरह का X गुणसूत्र युक्त अंडाणु सब बनेंगे। अब रही बात, जब जैसे इसका निषेचन होता है, आप इस तरह से निषेचन करा के देख सकते हो। जैसे आप निषेचन करा रहे हो तो आप देखोगे नर का ऊपर रखते हो, मादा का नीचे, A प्लस X, A प्लस नॉट, A प्लस X, A प्लस X, इसको आप कंबाइन करते हो A XX, A X नॉट, लेकिन यहाँ पे करते हो A XX, यहाँ पे करते हो A X नॉट। कहने का मतलब है अगर ये उससे मिलता है तो नर, ये उससे मिलता है तो नर, ये इससे मिलता है तो मादा, और ये उससे मिलता है तो नर। यानी कि आप कह सकते हैं AA प्लस X नॉट ये नर है और AA प्लस XX ये मादा है। मादा समयुग्मकी है, नर विषम युग्मकी है, जिसमें एक ही गुणसूत्र है X लिंग गुणसूत्र, लेकिन दो तरह के शुक्राणु बनाते हैं, एक X गुणसूत्र युक्त और एक X गुणसूत्र रहित। अंडाणु से संलयन करके जब X गुणसूत्र युक्त जाता है शुक्राणु तो मादा, अगर इसी का X गुणसूत्र रहित जाता है उसमें
तो नर उत्पत्ति होता है। इस तरह से इसका भी लिंग निर्धारण शुक्राणु के द्वारा होता है। एक दूसरे तरीके से मैं बताऊं